आज के टाइम में क्या इंडिया में बिजनेस आइडियाज अवेलेबल भी है जेन्युइन वाले या नहीं, कि कैसे एक मिडिल क्लास आदमी भी बिजनेसमैन बन सकता है। मिडिल क्लास इंसान के लिए बिजनेस बना भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है बिजनेस माइंडसेट। वो मिडिल क्लास कभी लेके पैदा नहीं होता। बट रोहित जी, ये बिजनेस माइंडसेट एक्चुअल में क्या है? मतलब लोग बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट की। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको बिजनेस क्यों करना है। बिजनेसमैन एक ऐसा होता है जहां से वो अपना बिजनेस छोड़ता है, उसकी अगली जनरेशन वहां से स्टार्ट करती है। आदमी आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है मेरे लिए बिजनेस ये बना? तो पहले आप अपनी जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो। मुझे आज की डेट में कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना है या रेस्टोरेंट बनाना है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे लाइसेंस लेने हैं? क्या मैं गूगल पे पूछूं या कहाँ पूछूं? सिर्फ गूगल पे। उसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑथराइज ऑप्शन नहीं है जिस पे जाके आप पूछ सकते हो या आप पता कर सकते हो। ठीक है, आप इस लेवल पे और आपने 8 बिजनेस बिल्ड किए हैं और काफी लोग काम करते होंगे ऑब्वियसली, किस तरीके से मैनेज करते हो? नॉर्मल आदमी कैसे कर सकते हैं? जो 100-150 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि हमने ये जॉब क्रिएट की है और हमारी वजह से इनका घर चल रहा है। आप सिर्फ एक सोच बदल लो कि उन 150 लोगों की वजह से आपका घर चल रहा है, और जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ जाएगी ना, आपका बिजनेस बहुत इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। क्या बात! मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? फियर या लैक ऑफ नॉलेज? लैक ऑफ नॉलेज। गवर्नमेंट हेल्प करेगी या खुद ही सब करना पड़ेगा? खुद ही सब करना पड़ेगा। वो मैच करता है धर्म संकट में डाला आपने मुझे। उनका कैरेक्टर मैच करता है। एनिमल मूवी में जो रणवीर कपूर के जीजा जी का रोल है। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। 10 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाया गया केवल 10 साल के अंदर? आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी लेके आया हूं ना भैया, जब इनकी आप बातें सुनोगे आप हिल जाने वाले हो। एक ऐसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, एक ऐसे बिजनेस एंड फाइनेंस कोच जिन्होंने स्पेशली इस पूरी मार्केट के अंदर आग लगाई हुई है। यानी सोच के देखिए, 10 करोड़ का धंधा और एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात, 8 से ज्यादा बिजनेस कभी करंट की डेट के अंदर ये कर रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपने सोशल मीडिया पे भर भर के रील्स इनकी जरूर देखी होगी, क्योंकि जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, मैंने इन्हीं को देख के कंटेंट बनाना शुरू किया था, और आज मैं उन्हीं के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर बिजनेस की, कि कैसे एक अकेले आदमी ने 8 बिजनेस बिल्ड कर दिए। यहां आदमी को एक बिजनेस करने में मौत आ जाती है आज की डेट के अंदर। तो कैसे किया, क्या किया, आज डिटेल वाइज बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली इनवाइट करते हैं मिस्टर रोहित जैन जी। हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं कि 2 बिजनेसमैन एक साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। ट्रू। सो रोहित जी, कोई ऐसी चीज है, मैं ऑन कैमरा ही पूछ रहा हूं, कि जो मुझे ऑन कैमरा नहीं पूछनी? भाई देखो, धंधे में उतरे हैं, और धंधे में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप बता नहीं सकते, जो आप कर नहीं सकते। वेरी ट्रू, ये तो बात है। तो खुल के हो जाए बात सारी। बिल्कुल ठीक है। मेरा मेन पॉइंट ये है आज रोहित जी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कि कैसे एक मिडिल क्लास आदमी भी बिजनेसमैन बन सकता है। Okay. ये सीधा सा मेरा मेन मोटिव है। मिडिल क्लास आदमी को यह लगता है कि मेरा जो जीवन में जन्म हुआ है वो केवल लोगों को देखने में हुआ है, EMI भरने के लिए। हाँ, EMI भरनी है, जीवन में कुछ नहीं करना हो, है ना? Right. मतलब मैं एक एंड्रू टेट की भी वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी प्यारी लगी, आपने भी देखी होगी, कि उसमें कहा गया था कि कोरोना की वैक्सीन किसने लगाई है? मिडिल क्लास ने। किसने नहीं लगवाई? गरीब आदमी ने और अपर क्लास ने। ठीक है। इनकम टैक्स कौन भर रहा है? तो अपर क्लास भर रहा है, नीचे वाला कुछ नहीं भर रहा, मिडिल क्लास वाला भर रहा है खाली। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के बात ये आती है कि सबसे ज्यादा प्रेशर मिडिल क्लास पे होता है, और उसको एक टैगलाइन भी मिली हुई है मिडिल क्लास को, कि वो बिजनेसमैन जिंदगी में नहीं बन सकता कभी भी। आज मैं चाहता हूं कि एक्चुअल में ये टूटे। ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे तो यही है कि आज के टाइम में क्या इंडिया में बिजनेस आइडियाज अवेलेबल भी है जेन्युइन वाले या नहीं है? क्योंकि आप खुद बिजनेस आइडियाज देते हो। देखो कार्तिक भाई, जो अब आपने मिडिल क्लास की बात की ना, कि मिडिल क्लास बिजनेस पूरी लाइफ नहीं कर पाता है, और मिडिल क्लास इंसान के लिए बिजनेस बना भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन सुनो। क्या बात? क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है। वो मिडिल क्लास कभी लेके पैदा नहीं होता। ठीक है। जिस सोसाइटी में वो रहता है, सोसाइटी उस माइंडसेट को कभी डेवलप नहीं होने देती। और सबसे बड़ी चीज, उसको ये नहीं पता होता है कि वो बिजनेस क्यों करना चाहता है।
भाई आप यार, आपको गाड़ी चलाना सीखना है, क्यों चलाना सीखना है पता नहीं। तो भाई मिडिल क्लास इंसान सपने लेके अपने सर पे घूम रहा है कि अरे यार वो बंदा फॉर्च्यूनर से निकल गया, वो यार स्कॉर्पियो चला रहा है, वो थार खरीद के ला रहा है, मैं क्यों यहां जॉब कर रहा हूं। True. इसका रीजन ये है कि आपका माइंडसेट उस एक जॉब के अकॉर्डिंग ट्रेन किया गया है। आपने अपने आप को बचपन से, आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास की सोसाइटी वालों ने आपको इसी चीज के लिए ट्रेनिंग दी है कि भाई रिस्क मत ले लेना गलती से। रिस्क लिया तो आगे बढ़ जाओगे। वेरी ट्रू। जॉब अगर आप नहीं करोगे तो जो आपने इतने साल पढ़ाई की है उस पढ़ाई का क्या फायदा, सबसे बड़ा सवाल आता है। बिल्कुल सही किसी भी बंदे के पास आप जाओ जो एमबीए कर रहा हो, ठीक है, जब वो एमबीए करने जाता है ना तो वो क्या बोलता है कि यार मुझे बिजनेस करना है इसलिए मैं एमबीए कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात। जब वो एमबीए करके आता तो उसकी सोसाइटी वाले, उसके घर वाले पता क्या बोलते हैं, बेटा तुमने 12 साल स्कूल में लगा दिए, 4 साल ग्रेजुएशन में लगा दिए, एमबीए में लगा दिए, 1 करोड़ रुपए की तुमने पढ़ाई कर ली, कम से कम जॉब तो कर लो 1-2 साल। बिल्कुल सही बात है। अब जब आप जॉब माइंडसेट के साथ बड़े हो रहे हो, जॉब माइंडसेट वाली सोसाइटी में रह रहे हो, तो बिजनेस माइंडसेट कहां से आएगा। बट रोहित जी, ये बिजनेस माइंडसेट एक्चुअल में क्या है? मतलब लोग बात करते हैं बिजनेस हाँ। माइंडसेट की, ये क्या है? बिजनेस माइंडसेट देखो क्या है भाई। बिजनेस माइंडसेट के लिए सबसे पहले एक जो मैंने चीज बोली थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बिजनेस क्यों करना है, और मैं आपको एक इतना बड़ा रीजन दे रहा हूं बिजनेस करने का कि इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। क्या? आप आज की डेट में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उठा लो, ठीक है, भले ही वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, ठीक है, जैसे इंडिया में सबसे ऊपर आईएएस को माना जाता है, बिल्कुल माना मैं जाता उनकी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आज के टॉप लेवल पे आईएएस बैठा हुआ है, क्या केवल उसके आईएएस की नौकरी के दम पे उसका बेटा चपरासी भी बन सकता है? नहीं बन सकता ना। वो जहां तक पहुंचेगा उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी मेहनत है खुद की। वहां से वो रिटायर, उसका करियर खत्म। सही बात। बिजनेसमैन एक ऐसा होता है जहां से वो अपना बिजनेस छोड़ता है, उसकी अगली जनरेशन वहां से स्टार्ट करती है। क्या बात। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। आप देखो आज लोग अंबानीज को बोलते हैं, टाटा को बोलते हैं, अदानी को बोलते हैं कि भाई सरकार तो सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ कर रही है। उनकी कितनी जनरेशंस बिजनेस कर रही है ये भी तो देखो। आज लोग, आज जैसे आप सोशल मीडिया पे आप भी हो, अदानी का नाम कहीं पर भी आ जाए तो लोग सरकार से जोड़ने लगते हैं कि सरकार तो केवल अदानी के लिए कर रही है। ट्रू भाई, उसने सालों से, उसकी पीढ़ियों ने बिजनेस किया है। आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, तेल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। रशिया का तेल केवल अंबानी की जो रिफाइनरी है वो रिफाइन कर सकती है, क्योंकि वो क्रूड ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अच्छा। और इसी वजह से वर्ल्ड में उसकी डिमांड बहुत कम होती है। क्या बात है। आप लगा लो 2000 करोड़ की रिफाइनरी, मैं आपको दे रहा हूं पूरा क्रूड ऑयल। जिगरा होना चाहिए। नहीं लगा पाओगे ना। तो जिसके पास जो सेटअप है वही वो काम कर सकता है। दूसरी चीज, वो सेटअप एक दिन में नहीं बनता है। अच्छा। उस सेटअप को बनाने में पीढ़ी लगती है। पहले दिन से ही रतन टाटा नहीं थे। ओके। रतन टाटा को बनने में सालों लगे हैं, उनकी पीढ़ियों का भी इसमें हाथ है। जहां पर उनके फादर ने बिजनेस छोड़ा वहां से उन्होंने टेक ओवर किया। यही सेम चीज धीरू भाई अंबानी के साथ भी थी कि धीरू भाई अंबानी ने जहां से छोड़ा वहां से मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने टेक ओवर किया। अब उनके बच्चे टेक ओवर कर रहे हैं और इनके बच्चे भी टेक ओवर करेंगे। और हम और आप केवल इनके यहां जॉब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि बिजनेस करना क्यों है। अगर आपको अपनी अगली पीढ़ी को कुछ देना है तो बिजनेस से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही रोहित जी। जी। बट इसमें एक बात आती है कि मिडिल क्लास जो आदमी सोचता है यार मेरे तो खर्चे ही खत्म नहीं होते सुबह से शाम तक, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास टाइम है, जो 12 से 18 नौकरी कर रहा है वो कैसे धंधा कर लेगा आज के टाइम में? सबसे बड़ा सवाल ये है। कार्तिक भाई देखो, धंधा करने के लिए ना क्या चाहिए? धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। बहुत क्लियर बात। नहीं, पैसा आपके पास नहीं तो पैसा आप अरेंज करो ना। पैसा अरेंजमेंट करने के लिए सरकार ने आपको फैसिलिटी दी हुई है। जैसे सरकार की बहुत सारी स्कीम है। जैसे पहले मुद्रा योजना है। इसमें क्या होता है? मुद्रा योजना में 50,000 से लेके 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है। अच्छा। और जो 50,000 वाला लोन होता है उसमें प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती है। ये तो बताता ही नहीं कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल जाएगा तो उसका फायदा वो उठा लेगा। अगर कोई किसी चीज का फायदा मुझे उठाना तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? इसी वजह से कोई नहीं बताता है। अब लेकिन वहां पे इशू क्या आता है? सरकार तो देखो चाह रही है कि हर आदमी बिजनेस करे, हर आदमी आगे बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े, हमारी इकोनॉमी बढ़े। ठीक है। लेकिन हर जगह मोदी जी बैंक में तो आ नहीं जाएंगे। मोदी जी तो किसी फैक्ट्री में पहुंच नहीं जाएंगे कि भाई तुम ये मशीन परचेस कर लो, तुम बैंक से ये लोन ले लो, मेरी ये स्कीम है। सबसे पहली चीज है कि आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि उसके नीचे जो भी सरकारी आदमी बैठे हुए हैं वो कभी अपने डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले। ठीक है। अब उनको केवल अपने डिपार्टमेंट की तो नॉलेज है। आप बैंक मैनेजर के पास जाओगे कि मुझे मुद्रा लोन लेना है तो वो आपको केवल एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पकड़ा देगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, मुझसे लोन ले जाओ। ठीक है। अब आप उस डॉक्यूमेंट में ही घूम जाओगे।
वो कहेगा एमएसएमई लेके आओ, आप कहोगे एमएसएमई कहाँ से बनता है, कह रहे होता क्या है, पहली बात तो ये बताओ। होता क्या है पहले तो ये बताओ। सही बात है। इसके बाद वो कहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ, आप फिर घूम जाओगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। फिर वो कहेगा उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, फिर आप बोलोगे ये क्या होता है। अब जब आप एक विभाग में जाओगे ना, कि आप उद्योग विभाग में गए कि मुझे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना, उन्होंने आपको दूसरा लिस्ट पकड़ा दी कि ये डॉक्यूमेंट्स लिया तो आपका एमएसएमई बन जाएगा। जब आप तीसरे विभाग में जाओगे फिर वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखो आज की डेट में हर चीज गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको बिजनेस करना, सबसे पहले तो आप ये अपना कैसे पता चलता है? मान के चलो रोहित जी आप इतने सारे बिजनेस कर रहे हो आज की डेट में, ठीक है। मतलब आदमी आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है मेरे लिए बिजनेस ये बना? अब जैसे लोग एक चीज आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते होंगे कि सर मैं क्या बिजनेस कर लूं, मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा। मैं उससे एक बात बोलता हूं, जब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा तो मुझे कैसे पता तुम्हारे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा। सही बात भाई, मेरा काम है लोगों को बिजनेस आइडिया बताना। मैंने आपको 10 बिजनेस आइडिया बता दिए, अब ये आप चूज करो ना कि आपको लग रहा है कि यार मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं, तो आप ऐसा बिजनेस चूज करो जिसमें मार्केटिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट। कैसे पता चलता है? मान के चलो रोहित जी आप इतने सारे बिजनेस कर रहे हो आज की डेट में, ठीक है। मतलब आदमी आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है मेरे लिए बिजनेस ये बना? उसके लिए देखो भाई, सबसे अच्छा ऑप्शन तो होता है बिजनेस करना, ट्राई करना, कि पहले ट्राई करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके। पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना, कि एक्सपेरिमेंट से सपोज अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, गॉट इट, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं 1-2 साल जॉब करते हैं, फिर जॉब से उनका मन भर जाता है, फिर वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। ठीक है। अब उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि उनको पता चल जाएगा कि उनकी एक्सपर्टीज किस में और उन्हें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए। क्या? जब आप जॉब करते हो तो कभी आपको खुशी मिली होगी, जैसे आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, वो काम आपने किया, आपको अच्छा लगा होगा कि यार ये काम मुझे करने में मजा आ रहा है। वो सेल्स भी हो सकता है, वो अकाउंटिंग भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो काम आपको करने में अच्छा लग रहा है, आप उसी काम के लिए अपने बॉस से बोलो कि सर मुझे इस काम को करने में मजा आता है, आप ये मुझे काम और दो। गॉट इट। इसका मतलब ये है कि वो फील्ड का जब आप काम करते हो तो वो आपके लिए काम नहीं होता, वो आपके लिए एंजॉयमेंट होता है। गॉट इट। जैसे किसी को सेल्स क्लोज करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, किसी को केवल मैनेजमेंट करने में बड़ा मजा आता है, किसी को केवल कंप्यूटर के सामने अकाउंट्स लिखने में बड़ा मजा आता है। ये तो बात है। तो पहले आप अपनी जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो। और वो ऐसा नहीं कि आप जॉब में ही पहचान सकते हो, बहुत सारे लोगों को स्कूल में ही पता चल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, आप स्कूल में किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, या फिर आप जो घर में डेली की काम करते हो उसमें किस काम में आपको ज्यादा मजा आ रहा है। आपको घर वाले सब्जी खरीदने भेज रहे हैं तो आपको सब्जी खरीदने में, बार्गेन करने में मजा आता है, इसका मतलब आप मार्केटिंग अच्छी करोगे। वेरी ट्रू। अगर आपको उसका हिसाब किताब लिखने में मजा आता है तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग बहुत अच्छी करोगे। अगर आप ये बता पाते हो कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए, ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि आपको मैनेजमेंट करने में मजा आता है। मतलब दिमाग खुला रखना आदमी को। दिमाग आपको अपना खुला रखना पड़ेगा। देखो, कोई भी भगवान नहीं है। एक दिक्कत और है इंडिया में, जितने भी मिडिल क्लास इंसान है ना, वो ये सोचते हैं कि कोई रथ में सवार होके आएगा, मुझे अपने रथ में बैठाएगा और उड़ा के ले जाएगा। भाई देखो, ये दुनिया है और दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं होता है। ट्रू। आपको अपना रथ भी खुद घसीट के लाना है, खुद ही उसको चलाना है, खुद ही बैठना भी है, बैठना भी है और खुद ही उसको उड़ाना है। क्या बात। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ पकड़ो। लोग यही गलती करते हैं, लोग देखा देखी बिजनेस तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई वो बंदा दुकान में बैठ रहा, चलो मैं भी बैठ जाऊं। भाई आप दुकान के लायक हो ही नहीं, आप दुकान के लिए बने ही नहीं हो। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट की स्कीम की मैंने बात की, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई, आप देखो कि आप किस सिटी में रह रहे हो। ये पता कैसे चलेगी रोहित जी की गवर्नमेंट की स्कीम क्या चल रही है? लोगों को पता ही नहीं होता। मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ पता कर ली, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये देखना पड़ेगा आप किस सिटी में रह रहे हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। ठीक है जी। क्योंकि हर सिटी के बिजनेस अलग होते हैं। आप जिस सिटी में रह रहे हो उस पे आप एक चीज नोटिस करो कि आप सुबह से लेकर शाम तक, आप केवल एक हफ्ते ये ऑब्जर्वेशन करो, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम कर रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत होगी जहां से, कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी रोज। अरे यार ये क्यों नहीं है, अरे यार ये क्यों नहीं है। जो नहीं है ना, वही बिजनेस है। क्या बात, क्या ही बात। जिस चीज की आपको कमी लग रही है वही बिजनेस है, वही बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस का नाम है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ भी माइंड में है? एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, ठीक है, अभी यहाँ पे हमको प्यास लगी, हाँ। भाई पानी की बोतल आ गई, तो मतलब पानी की बोतल की रिक्वायरमेंट है ना। ट्रू।
अगर आपके घर के बाहर गंदगी पड़ी रहती है, घर के बाहर से कोई कचरा नहीं उठाता, इसका मतलब ये है कि वहां पर एक ऐसी कंपनी की कमी है जो कचरा कलेक्ट करती हो। प्राइवेट कुछ भी हो, तो मतलब सबसे जिस चीज से आप ज्यादा परेशान हो रहे हो वही बिजनेस है, उस पे अपॉर्चुनिटी देखो। क्या बात है। उस पे जब आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं किस सिटी में रहता हूं, ठीक है, ये मुझे दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये कि मुझे इससे रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, मुझे लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जिस दिन आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाओगे ना, वो अपने आप बिजनेस बन जाएगा। और हम लोगों ने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। मैं बड़ा एग्जांपल देता हूं, अंबानी जी ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, डीजल पेट्रोल की, बहुत बड़ी, उनके लिए बिजनेस बन गया। मतलब आपके ऊपर है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा आपका धंधा बनेगा। बहुत छोटी प्रॉब्लम भी आप देख लो कि जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, आप देखो किस सोसाइटी के बाहर सुट्टे की दुकान नहीं है, उससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट, हाई मार्जिन, करना नहीं है लेकिन करना नहीं है। देखो भाई, नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं करना है भाई। जब सरकार उसको अलाउ कर रही है, सरकार उसके लिए लाइसेंस बनाए हुए है, सरकार उसके लिए डिपार्टमेंट बनाए हुए है, लोग उस चीज के लिए सैलरी ले रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। क्या बात भाई, मैंने खुद, मेरे फादर ने 15 साल गुटखे का बिजनेस किया है। ठीक है, बिजनेस लोग कहते हैं कि उससे कैंसर होता है, लोग वो मरते हैं, तो भाई गवर्नमेंट को बोलो बैन कर देना। सही बात, हम तो करेंगे बिजनेस। लोग बोलते हैं शराब खराब है। कोरोना के टाइम पे सबसे पहले क्या खुला था? शराब के टाइम। अब इसमें जो शराब का बिजनेस कर रहा है उसकी गलती है नहीं, उसकी क्या भाई? आप नहीं करोगे। देखो, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जितने भी ये गलत धंधे हैं, जैसे शराब का हो गया, तंबाकू का हो गया, सिगरेट का हो गया, गुटखे का होगा, ये धंधे हमेशा अच्छे लोगों को करने चाहिए। उसका रीजन सुनो, आप करोगे तो ईमानदारी से करोगे, उसमें मिलावट नहीं करोगे, तो एटलीस्ट लोगों के पास अच्छी क्वालिटी पहुंचेगी। समझ रहे हो? और क्या बात। और जब ये बिजनेस में खराब लोग घुसेंगे ना, तो इस बिजनेस को और खराब करेंगे। क्या बात। तो ये कभी नहीं बोलना है कि ये बिजनेस नहीं करना है। अगर आपको लगता कि आप बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो, तब तो आपको यही बिजनेस करना है। क्या बात है रोहित, लवली। ये बिल्कुल फैक्ट है भाई, ये बात कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये बात सच है। ये बात मेरे सामने भी एक बार कम से कम शराब तो मिलावट वाली नहीं मिलेगी आदमी नहीं, शराब मिलावट वाली नहीं मिलेगी, जहरीली नहीं मिलेगी, लोगों की मौत नहीं होगी। आज आप देखो कितने केसेस होते हैं कि जहरीली शराब पी के मौत होती हुई देखी, उसी से मौत होती है। कभी असली शराब पी के किसी की मौत नहीं होती है। लीवर खराब होता है ना, पहले लीवर से मौत होती है, शराब से डायरेक्ट मौत ही नहीं हुई किसी। तो इसीलिए ऐसे बिजनेस, गंदे बिजनेस अच्छे लोगों को करने चाहिए, जिससे वो बिजनेस और गंदे ना हो जाएं। अब बात आ गई, अब आपकी सिटी डिसाइड हो गई। इसमें एक चीज और है रोहित जी, हाँ। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। बिल्कुल प्लीज। कि जैसे ड्रीम 11 को लोगों ने बताया यार बैटिंग बड़ा बुरा काम है कहीं ना कहीं, हाँ। लेकिन ड्रीम 11 ने टीम इंडिया भी स्पॉन्सर करी। बिल्कुल की। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब टीम इंडिया, आदमी क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहा है। केवल बैटिंग इलीगल माना जाता है इंडिया में आज भी, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स भी सबसे ज्यादा उस पर लेती है। बिल्कुल लेती है। तो देखो करते भाई, इसमें दो चीजें हैं, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी, एक खराब पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे खराब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर रही है। लीगलाइज क्यों कर रही है? क्योंकि वो एज ए बैटिंग इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो एज ए फैंटेसी गेम उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखो, हर गवर्नमेंट में लूपहोल्स होते हैं, एग्जैक्ट, और इंडियन गवर्नमेंट में कुछ ज्यादा ही है। उसका रीजन ये है कि जो उसके लूपहोल्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के लोग ही बताते हैं। अच्छा, आपको कभी भी किसी डिपार्टमेंट से आपका कोई काम फंस रहा हो ना, आप पूरे इंडिया के चक्कर लगा लेना, लेकिन उस विभाग का बाबू, उस विभाग का जेई बड़े से बड़ा आपका फंसा हुआ पेंच निकाल देगा, क्योंकि उसको अपने विभाग की हर गहराई पता है, लूपहोल पता। वो बता देगा कि इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते में ये अड़चन आएगी ही नहीं। जैसे एक बार विजय माल्या के केस में हुआ था। विजय माल्या का जब मैंने सुना, उनकी केस स्टडी पढ़ी, हाँ। उनको जब अपनी किंग फिशर का ऐड करना था, मतलब डायरेक्ट आप लिकर का ऐड नहीं कर सकते कहीं, हाँ, नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन्होंने सोडा का ऐड किया, हाँ। और लोग समझ गए कि किंग फिशर का क्या आता है बिल्कुल एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, ये तो मार्केटिंग है भाई। आप जैसे पान मसाला में भी होता है, पान मसाला में होता है, इलायची के नाम पे बेचा जाता है। सबको पता विमल क्या है, इलायची बोलते हैं, इलायची बोलते हैं। विमल इलायची भी निकालता है, लेकिन इलायची एक उसका बाय प्रोडक्ट है, उसने निकाला हुआ उसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए। एक ब्रांड और था, लिकर का ही ब्रांड था, वो अपनी सीडी निकालता था। अच्छा, हाँ, उसका जो ऐड करता, मैकडॉनल्ड्स नहीं, मैकडॉनल्ड्स तो कुछ और निकालता था, इंपीरियल ब्लू काइंड ऑफ, इंपीरियल ब्लू था, कोई एक ऐसा ब्रांड था। तो वो अपना जो ऐड करता था, वो सीडी था, म्यूजिक सीडी के नाम पे करता था। एग्जैक्टली।
लाइफ में आज तक कभी भी जो लोगों ने रिसर्च की है वो सीडी कभी बनी नहीं, कभी ऑनलाइन हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती थी। मतलब आई थी। वो एक प्रोडक्ट था जिसको हवा में बनाया गया था, हवा में उसका एडवर्टीजमेंट किया गया, लेकिन जिसको जो टारगेट ऑडियंस थी ना उसके पास तक पहुंचा। मैं पहले सोचता था, मैं यार ये इंपीरियल की मैं सीडी कौन सी आती है, गाने आते हैं, हाँ, क्या आता है? वो एक्चुअली ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि क्या आप बात? लिकर का और टोबैको का डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसके लूपहोल निकाल लिए कि भाई हम तो इलायची का प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांड हमारा सेम है। बट एक चीज भी तो है ना रोहित जी, अगर आज के डेट में कोई ये बिजनेस करना भी चाह रहा है, उनको लाइसेंस लेने में बड़ी दिक्कत आती है इनकी। लाइसेंस लेने में देखो इंडिया में हर बिजनेस में दिक्कत आती है। अच्छा, उसका रीजन ये है कि जिस डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर आप एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान की जो उससे एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको अपने विभाग के रूल तो पता होने चाहिए। भाई सपोज करो आप फूड डिपार्टमेंट पे हो, आप फूड डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, आप उसकी सैलरी ले रहे हो, तो आपको उसके रूल पता होने चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिजनेसमैन से किसी भी अधिकारी की या फिर सरकार की क्या एक्सपेक्टेशन होती है क्या? कि अगर उसको एक बिजनेस में 8 लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसे 8 विभाग के लाइसेंस के नियम पता हो, उनकी लाइबिलिटी पता हो, अच्छा, उनमें क्या क्या पेपर से रिक्वायरमेंट है वो भी पता हो, क्या और इन सबसे बेस्ट चीज उसके बाद वो बिजनेस भी उसे आता हो। अच्छा, मतलब आप उस आदमी को नहीं बोल रहे हो जिसको अपने खुद के डिपार्टमेंट के सारे रूल पता है, लेकिन जो बंदा बिजनेस करके मेहनत करके टैक्स भी जमा कर रहा है, जीएसटी भी जमा कर रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 8-10 विभाग जितने भी है ना सबके नियम रट के रखो, एक भी गलती मत कर देना, सीधे जेल जाओगे। ये यहां पर अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। देखो अब बुरी चीज क्यों है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है यार उसका काम धंधा करना है। वो कब तक यार, अगर 12 लाइसेंस लेने के पीछे ही पड़ा रहूंगा तो भाई मैं बिजनेस कब करूंगा ये बताओ। Very true. जब तक एक लाइसेंस मेरा बन गया, दूसरा एक्सपायर हो रहा होगा, दूसरा बन गया, तीसरा एक्सपायर हो रहा होगा। सही बात। लेकिन अब बात ये भी है कि भाई बिना लाइसेंस के आप बिजनेस करोगे तो इंडिया में सारे बिजनेसमैन तो अच्छे नहीं है, Very कुछ true. तो विजय माल्या जैसे भी हैं। सही बात। तो आपको ये भी देखना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था, सिंगल विंडो, मतलब कि हम एक विंडो से ही सारे काम करेंगे। जैसे यूपी में उन्होंने निवेश मित्र बनाया है। अच्छा, कि आपको जितने भी डिपार्टमेंट की एनओसीज चाहिए हैं आप निवेश मित्र से अप्लाई करिए, Okay. और वहीं से आप एनओसीज लीजिए। क्या बात है? लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें यह है कि सबसे पहली चीज तो उनके पास जो डेटा कलेक्शन है, कि जैसे मैं अगर सपोज करो मुझे ऑक्सीजन का बिजनेस करना है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा पोर्टल नहीं है कि मैं वहां पे डालूं कि मुझे ऑक्सीजन का ये वाला प्लांट डालना है, इसके लिए मुझे क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, जब हम एक एक कदम बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है अरे अभी तो ये भी लाइसेंस बचा हुआ है, अरे अभी तो ये भी लाइसेंस बचा हुआ है। तो गवर्नमेंट ये इस चीज के लिए मैंने गवर्नमेंट को लिखा भी था, उन्होंने उस चीज को अपडेट भी किया है। अच्छा, अब उन्होंने निवेश मित्र में एक ऐसा पॉइंट डाला है कि जिसमें आपको बिजनेस आप डालो तो आपको लाइसेंस की जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे छुपे हुए लाइसेंस हैं जो उसमें अभी भी शो नहीं होते हैं। वो बिजनेसमैन के लिए बहुत दिक्कत कर जाते हैं। क्यों दिक्कत कर जाते हैं? भाई आपने बिजनेस लोन ले लिया, अब बैंक तो आपके लाइसेंस का इंतजार करेगा नहीं, बैंक का तो ब्याज तुरंत शुरू हो जाता है। अब आपको लग रहा है मैंने लोन ले लिया, मैंने इतने लाइसेंस ले लिए, जब आप अपनी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने जाओगे तब आपको पता चलेगा 3 लाइसेंस और लेने हैं। क्या बात? अब 3 महीने अगर आपको लाइसेंस को लेने में लग गया तो भाई फिर तो आपका बैंक का ब्याज भी चल रहा है, आपकी मशीन भी आके खड़ी हो गई है और आपकी सैलरी भी जा रही है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन के लिए देखो, जो गवर्नमेंट के नीचे वाले लोग हैं, जो पर्टिकुलर विभागों में बैठते हैं, जो किसी भी जिले के एक्सीएन होते हैं, जेई होते हैं, एई होते हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। भाई देखो वो क्या है, वो एक कुएं के मेढक बने हुए हैं। वो कहते हैं भाई ये तो हमारे डिपार्टमेंट है, हम केवल अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे। भाई डिपार्टमेंट तुम्हारा है, देश तो सबका है। सही बात, बिल्कुल सही भाई बात। बिजनेस तो आप इंडिया में कर रहे हो, जॉब भी आप इंडिया में कर रहे हो, भारत सरकार से आप सैलरी ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सपोर्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि बिजनेसमैन अगर 100% आपकी लाइबिलिटीज पूरी करे, अगर 100% आपके नॉर्म्स फॉलो करे ना तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 100% नॉर्म्स अगर हम लोग फॉलो करने पे आ जाएंगे तो आपको तो 1 रुपया सैलरी भी नहीं मिलेगी आपके काम के हिसाब से। रोहित जी एक बात बताओ, जैसे मान के चलो मैं हूं, मुझे आज की डेट में कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना है या रेस्टोरेंट बनाना है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे लाइसेंस लेना है? क्या मैं गूगल पे पूछूं या कहां पूछूं? मैं सिर्फ गूगल पे, और कोई ऑप्शन उसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑथराइज ऑप्शन नहीं है जिसपे जाके आप पूछ सकते हो या आप पता कर सकते हो। और वैसे तो जैसे इंडस्ट्रीज के लिए उद्योग विभाग बनाया गया है, लेकिन उद्योग विभाग की हालत इतनी खराब है,
मैं आपको बताऊं, कुछ बड़ी सिटीज को छोड़ दो, लेकिन जिन बड़ी सिटीज में अच्छी हालत भी है वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्या बात है। और जिन छोटी सिटीज में आपको एंट्री मिल रही है वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको जानकारी नहीं है, उनको है ही नहीं, उनको जानकारी नहीं है। अब सरकार ने इसके लिए एक काम और भी शुरू किया, बहुत अच्छा। क्या? सरकार ने एक हर उद्योग विभाग में एक निवेश मित्र नाम की एक निकाली है वैकेंसी। अच्छा, निवेश मित्र का काम है कि इंडस्ट्रीज वालों को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलवाना, मतलब उनके बीच का एक काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ आदमी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कि आपकी जो समस्या हो आप निवेश मित्र से बताइए, निवेश मित्र जाके गवर्नमेंट से बात करेगा। ठीक है। लेकिन काम तो तब होगा ना जब उसकी सुनेंगे। काम तो तब होगा ना जब जो निवेश मित्र की पोस्ट पे बंदा अपॉइंट है, जब उसकी बात आगे सुनी जाएगी, तब तो काम होगा ना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने टेक्निकल रीजंस हैं। बिल्कुल सही बात। भाई आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, अब एक्सीएन ने रिपोर्ट लगा दी हमारे वहां खंबे नहीं है, हमको 6 महीने का टाइम चाहिए, अब आप बैठे रहो। अब निवेश मित्र क्या कर लेगा बैठ के? कुछ भी नहीं करेगा। जो आपने पोस्ट निकाली है वो कह देगा सर 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं। तो क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो नॉलेज कहाँ से आएगी? वो नॉलेज के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा जी। उस नॉलेज के लिए इसलिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, होता क्या है भाई, अभी एक बच्चा स्कूल से निकलता है, कॉलेज में जाता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, सरकारी एग्जाम की तैयारी करता है, बाई चांस गलती से उसका एग्जाम निकल जाता है, वो कहीं ना कहीं जॉब करने लगता है किसी न किसी सरकारी विभाग में। ठीक है। उसके बाद उसकी लर्निंग खत्म, गलती से एग्जैक्टली गलती से। उसके बाद उसकी लर्निंग खत्म। अच्छा। उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये तो बात है। उसको कोई मतलब नहीं होता है कि हम कहाँ आगे जा रहे हैं, कहाँ पीछे जा रहे हैं। उसको सिर्फ मतलब होता है अपनी सैलरी से। उसको मतलब होता है कि जिस कुर्सी पे बैठा है उसके पास उसका क्या काम है। अगर उसका साइन करने का काम है तो केवल साइन करता रहेगा, उसका टरकाने का काम है तो केवल टरकाता रहेगा, बस। मैंने देखा है, मतलब एक्चुअल में कहना नहीं चाहिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज भी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की लोग तैयारी भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे बैठ के पैसा मिले, क्योंकि मुझे काम ही ना करना पड़े। उनकी वहां से क्या है, ग्रोथ रुक जाती है। मैं आपको बताऊं, सरकारी आदमी जो होता है केवल एक टॉप लेवल की आप छोड़ दो, ठीक है, टॉप लेवल के नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, भले ही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो होती है, लेकिन उनकी मेंटल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ दोनों रुक जाती है। जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि वो कुएं के मेढक बन जाते हैं। True. वो अपने डिपार्टमेंट से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं, और उनके पास अपनी खुद की इतनी समस्याएं रहती कि दूसरे की समस्या को क्या सॉल्व करेंगे। और ईगो भाई साहब टॉप नॉच। ईगो तो भाई इस बात का आता है ना कि उनको लगता है कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया है तो जैसे कोई मिसाइल बना ली है। भाई आपने देखो यार, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना टफ होता है, सही बात, लेकिन एक गवर्नमेंट एग्जाम आपकी काबिलियत तय नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं ऑन कैमरा। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके काबिल हो। क्या बात। क्योंकि काबिलियत आपकी तब पता चलती जब आप चेयर पे बैठते हो। बहुत सारे हम लोग देखते हैं, जैसे आईएएस को बहुत अच्छा एग्जाम मतलब माना जाता है कि बहुत टॉप नॉच का एग्जाम होता है, और उसके जो लोग आते हैं बहुत टॉप नॉच के आते हैं, लेकिन उसके बाद में उसमें खराब लोग भी आते हैं। हम लोग देखते हैं कितने लोग रिश्वत देते पकड़े गए, करोड़ों रुपए निकलता है। तो भाई एग्जाम क्रैक करना आपकी काबिलियत थी केवल एज ए प्रोफेशनल, वेरी ट्रू, है ना। सबसे बड़ी चीज है कि कुर्सी की रिस्पेक्ट है, कि या फिर कुर्सी में बैठने वाले की रिस्पेक्ट है। आप भी ऑफिस जाते होगे, मैं भी ऑफिस जाता हूं, कभी सरकारी ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं यार कुर्सी की इज्जत नहीं होती ना तो बंदा 2 कौड़ी का है। सही बात। और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि यार कुर्सी अपनी जगह है, बंदा 1 नंबर का है। क्या बात। तो भाई ये अप्रोच जब तक हमारे पास नहीं आएगी, हमारी सरकार में नहीं आएगी, प्रैक्टिकल चीजें नहीं आएंगी ना, तब तक मिडिल क्लास इंसान केवल पिसता रहेगा। शानदार। क्योंकि ना तो उसके पास इतना पैसा है कि वो बर्बाद कर सके, ना उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो सामने वाले को बता सके। और दूसरी चीज, जब कोई मिडिल क्लास इंसान नॉलेज लेके जाता है ना तो अधिकारी का ईगो हर्ट हो जाता है। क्यों? वो कहता साला मैं तो इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी सालों की मेहनत करने के बाद मुझे ये नॉलेज नहीं मिल पाई, इसको कैसे मिल गई? ये भी तो एक दिक्कत है ना। ईगो क्लैशेस। ईगो इतनी बड़ी चीज है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, इतनी बड़ी चीज है कि उनको लगता है कि वो पता नहीं किस पोस्ट में क्या ही है, वो दुनिया से अलग हैं। एक बार एसबीआई में चला जाए आदमी, हाँ पता चल जाएगा एसबीआई में जाके। अरे एसबीआई आप छोड़ो, एसबीआई तो बहुत बड़ी चीज हो गई, वो तो फिर भी बैंक है, पैसे का लेन देन कर रहे हैं। एक छोटे से बाबू के पास आप चले जाओ किसी विभाग के, अच्छा, वो आपको ऐसे नचा देगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो। क्या बात। इंडिया में मैंने एक लाइन भी सुनी थी कि बंदूक का लाइसेंस लेना ज़्यादा आसान है रेस्टोरेंट के अलावा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंदूक का लाइसेंस जनरल आदमी को मिलता नहीं है, और आपकी पहुंच है तो बंदूक का लाइसेंस तुरंत मिल जाता है। क्या बात। और रेस्टोरेंट के लाइसेंस के लिए आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट तो केवल 2000 रुपये है,
लेकिन उसके प्रोसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं और 2,000 रुपये तो उसकी वो फीस रहती है, प्लस उससे ज़्यादा पैसा जो आपका कैफे में बैठ के अप्लाई कर रहा होता है वो ले लेता है, ठीक है। और प्लस उससे ज़्यादा पैसा जो उसको अप्रूव कर रहा होता है वो ले लेता है। क्या बात है। सो रोहित जी थोड़ा सा आगे चलता है इसी प्रोसेस के अंदर। आपने लाइसेंस की भी बात मुझे बड़ी अच्छे से बताई, या आपने बड़ी प्यारी बताई, अगर कोई लाइसेंस लेना भी चाहता है और अप्लाई करना चाह रहा है तो पहले उसकी नॉलेज लो। हाँ, उसकी नॉलेज लेके आप जाओगे तो आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि सामने वाला आपको केवल घुमाने के लिए बैठा हुआ है। Exactly. उसको तो चाहिए ना कि बस शाम को 5 बजे मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि अगर मैं इसकी फाइल लेके बैठ गया तो मुझे तो काम करना पड़ जाएगा। सही बात है। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं। मान के चलो, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं, आपने जो आर्ट बिजनेस बिल्ड की है, ठीक है, जिसमें से एक ज्वेलरी बिजनेस है, आपका ज्वेलरी शोरूम है बाना के अंदर, यूपी के अंदर स्पेशली, और आपके आई थिंक 2 ऑक्सीजन प्लांट है जहां तक मैंने सुना है, और आपका एक आई थिंक एक और बिजनेस, होटल का भी बिजनेस आपका, और एक फायर का बिजनेस आपका, फायर सिलेंडर्स फिल करते हैं। फायर सिलेंडर रिफिलिंग का आपका बिजनेस है। मतलब इतने सारे बिजनेस आपने किए जी। और मैं कहता हूं इंडिया में एक धंधा चलाना आज के टाइम में, मतलब ये मानिए कि एक तरीके से साम्राज्य चलाने जितना है जी। एक धंधा चलाना, जी। मतलब जैसे सरकार चला रहे हो आप वो है एक धंधा चलाना। लोग कहते हैं सर हमसे 5 लोग मैनेज नहीं होते सुबह शाम तक। हाँ। मैं कह रहा हूं गल्ले पे बैठे लाला जी परेशान है, 5 लड़के मेरे से मैनेज नहीं होते, 2 ये छुट्टी पे जाते हैं, 3 फिर भाग जाते हैं कहीं ना कहीं जी। तो मैंने लोगों के दर्द सुने हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत सारे ओनर से मिलता हूँ, बहुत बड़े बड़े दर्द है लोगों के। कह रहे मैं आज तक वैकेशन पे नहीं गया सर, मेरा लड़का हर महीने जाता है, 2 दिन की छुट्टी पे मनाली जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। आप इस लेवल पे हो और आपने आर्ट बिजनेस बिल्ड की है, और काफी लोग काम करते होंगे ऑब्वियसली, किस तरीके से मैनेज करते हो? नॉर्मल आदमी कैसे कर सकते? पहले तो आप ही बताओ आप कैसे मैनेज मैं सिर्फ एक लाइन से ना ये पूरा सारे आपके जवाब क्लियर हो जाएंगे। कैसे? लोगों को लगता है कि आपकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट है। जो 100-150 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि हमने ये जॉब क्रिएट की है और हमारी वजह से इनका घर चल रहा है। लोग यही कहते हैं, यही कहते हैं। आप सिर्फ एक सोच बदल लो कि उन 150 लोगों की वजह से आपका घर चल रहा है। क्या बात, क्या बात। और जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ जाएगी ना, आपका बिजनेस बहुत इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। लवली भाई देखो, आपके एम्प्लॉय हैं, वो आपके लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे होंगे? सिर्फ पैसे से नहीं होते हैं, बहुत बड़ा होता है इमोशनल सपोर्ट। जैसे आपके एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए कि वो जहां पे काम कर रहे हैं वो वहां का हिस्सा है। क्या बात है, क्या बात। आप उनके सुख दुख में खड़े होइए। देखिए, एक अमीर आदमी केवल पैसे की तरफ झुकता है, लेकिन एक जो गरीब आदमी होता है जो आपके यहाँ काम कर रहा था, वो केवल प्यार की तरफ झुकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। तो जिस दिन आप इस चीज को फील करोगे ना कि उन एम्प्लॉयज की वजह से आपका घर चल रहा है, वेरी ट्रू, तो आप उनकी वैल्यू करना शुरू कर दोगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। Exactly. और जब आप एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट 10% करोगे ना, तो वो आपकी रिस्पेक्ट 100% करेगा। मुझे लाइन बड़ी बढ़िया लगी कि आपने कहा कि अमीर आदमी पैसों के लिए झुकता है, बिल्कुल झुकता है, और गरीब आदमी को प्यार चाहिए, और सिर्फ प्लस प्यार पैसा चाहिए। भाई पैसा, देखो, गरीब आदमी को पैसा केवल उतना चाहिए जितने में उसका घर चल जाए। और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपना घर नहीं चला पा रहा है। क्या? और अगर आज की डेट में भी वो अपना घर नहीं चला पा रहा है ना, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसको कैसी भी परवरिश मिली हो, कुछ भी मिला हो। देखिए, माइंडसेट बहुत बड़ी चीज होती है, सोसाइटी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आपको भी तो एक आत्मचिंतन होता है ना। वही, आपको खुद भी तो सोचना है। अगर आप अपने लिए सीरियस हो, अपनी फैमिली के लिए सीरियस हो, अगर आप अपनी सोसाइटी, आप अपना सिनेरियो चेंज करना चाहते हो, तो आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, तो भाई आप कहीं सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। केवल वही लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, या फिर मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ, जो लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं, या फिर जिन लोगों को एक चीज़ की आदत पड़ गई उस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी Complication बहुत है लोगों कॉम्प्लिकेशंस। लोग अपनी लाइफ में इतने कंफ्यूज, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना है। सही बात। और जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि आपको क्या करना, भाई आप छोटे छोटे गोल बनाओ ना। एक इंसान जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, सबसे पहला उसका गोल क्या है? भाई रोटी आए, कैसे भी आए, लेके आओ ना, काम करो ना। 1 जगह जाओ, 2 जगह जाओ, 10 जगह जाओ, 100 जगह जाओ, चाय का ठेला लगा लो, कुछ भी करो। लोग करते हैं। क्या बात। और लोग अपनी किस्मत भी बदल लेते हैं। मैंने ये देखा एक्चुअल में, मैंने आज ही एक रील देखी, रोहित जी मैं बताता हूँ, मैंने राज शमानी की रील देखी। राज शमानी की पॉडकास्ट पे जोमेटो के फाउंडर आए थे, दीपेंद्र गोयल। राज शमानी ने उनसे पूछा कि आपको कभी मन में डाउट आया कि इतना बड़ा बिजनेस आपने बना लिया कि बनेगा नहीं बनेगा? दीपेंद्र गोयल ने कहा डाउट कैसा आएगा, मैं तो हफ्ते की प्लानिंग करता था, इस हफ्ते मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली। वो मुझे बात बड़ी लगी। उनका एक चीज और भी आपने नोटिस की होगी, उसको पता था कि वो क्या बना रहा है।
उसको पता था वो क्या बना रहा है। मतलब लोग आपको, आपकी टीम भी कई बार ऐसा बोल देते हैं, सर ये वर्क भी करेगा नहीं करेगा, कई बार हाँ बोलती है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ मैं और करता हूँ, क्या? मैं अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। जैसे अगर सपोज होटल में मेरे कोई काम है, आज भी मैं यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था और मेरी यहाँ आने के बाद वो बुकिंग आ गई। आज मैंने अपनी टीम को दिया, उनको बोला, मैंने कहा यार सारी चीज़ें मैनेज करना, हो सकता है मेरा फ़ोन भी नहीं उठे। जब उनके अंदर ये मतलब उनको भी एक वो लगता है कि नहीं हाँ सर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। क्या बात, सही बात। और जब भरोसा करते हैं ना तो सामने वाले को लगता है मैं अपना 200% दूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, क्या बात। और जब ये चीज़ आती है ना एक एम्प्लॉय और एक बॉस के बीच में, कि जब बॉस कुछ भरोसा करके एम्प्लॉय को देता है तो वो भी उसके ऊपर 200% भरोसा करता है। और एक जो बात मैंने आपको बताई उस सारे बिजनेस ओनर्स के लिए है, जिस दिन उस चीज़ की गांठ बांध लेंगे कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी वजह से एम्प्लॉयज़ नहीं है, उन एम्प्लॉयज़ की वजह से आप बॉस हो। क्या बात, बहुत बड़ी बात। उसके बाद आपको कभी एम्प्लॉयज़ के इश्यूज नहीं आएंगे, कभी आपको मैनेजमेंट के इशू नहीं आएंगे। उसी दिन से एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। एम्प्लॉय को क्या चाहिए भाई, हम और आप भी काम करते हैं, हमारे ऊपर भी तो लोग बैठते हैं, हमारे फादर हैं, कुछ भी हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो वो खुश भी होते हैं, हम खराब काम करते हैं डांटते भी हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, आप उनको समझाओ भी, आप उनको डांटो भी, आप उनको बताओ भी, आप उनको अप्रिशिएट भी करो, सारे काम करने, सारे काम आपको करने, वो आपकी फैमिली हैं। आप अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ स्पेंड करते हो। ज़्यादातर लोगों के साथ ये भी होता है, मैंने देखा है कि अपने जो उन्होंने एम्प्लॉय हायर किया है, मतलब उस बंदे से इतना काम कराता है कि यार इससे ओवर टाइम भी निकाल लूँ। अगर वो खाली भी बैठा है, खाली आदमी उन्हें दुश्मन दिखता है, कह रहे हाँ दिखता है। वही चीज़ है ना, उसको लगता है कि मैंने उसको खरीद लिया है। अगर मैं उसको 20,000 रुपये दे रहा हूँ तो मैंने उसका टाइम खरीद लिया है। भाई तुम 20,000 रुपये दे रहे हो ना, तो तुम ये मान के चलो कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, इस बात का एहसान मानो। कभी ये चीज़ क्रिएट मत करो कि आप उसको काम दे के एहसान कर रहे हो इसलिए क्योंकि उसके 20,000 से आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, वो चला जाएगा तो तुम्हारा, उसका तो 20,000 का नुकसान होगा, तुम्हारा 80,000 का नुकसान और हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही आपने कि 20,000 आप दे रहे हो उसे, ये नहीं सोचना है। नहीं सोचना है बिल्कुल। क्यों? इस भाई तुम उससे 1,00,000 रुपए कमा रहे हो तब तो 20,000 दे रहे हो ना, तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? अपना नुकसान होगा ना भाई। 1,00,000 अगर हम उससे कमा रहे हैं, 20,000 काट के 80,000 हमारा अगर मेरा मुनाफा हुआ तो उसका 20,000 जाएगा, तुम्हारा तो 80,000 चला जाएगा ना। बेस्ट, बिल्कुल। तो हमेशा लोगों को ना अपना बनाने की कोशिश करो, अपने एम्प्लॉयज को, और कभी भी उनका ऐसा मत सोचो कि उनकी ग्रोथ नहीं हो। ठीक है। क्योंकि जब कोई भी परिवार बढ़ता है तो वो एक साथ बढ़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल जो कंपनी का बॉस हो उसकी ग्रोथ हो रही हो, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज की ग्रोथ भी होनी चाहिए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही ट्रिगर करती हैं। लवली, बिल्कुल सही बात। कि भाई उनने कहा भैया आज छुट्टी में जाना है, चले जाओ, काम नहीं है चले जाओ। सही बात। तो भाई आप उनको समझो, तो कल के दिन मैं उनसे बोलूंगा नहीं यार आज यार दिन में भी काम करना, रात में भी काम करना, तो खड़ा रहेगा हमेशा। क्योंकि उसको पता है कि जब मुझे जरूरत थी तो मुझे छुट्टी भी मिलती है, तो अगर आज यहाँ काम में जरूरत है तो मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा भी करूंगा। एक लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट कल्चर आपको चलाना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सैलरी काटनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कहते हैं ना बिल्कुल हंटर वाला प्रयोग करना पड़ेगा। वो सुना है मैंने बहुत जगह, सुना है। वो कभी कभी काम भी करता है लेकिन कई जगह काम नहीं भी करता है। देखो कुछ सारे एम्प्लॉयज एक से नहीं होते हैं, है ना, मतलब कुछ एम्प्लॉयज कुछ हंटर वाले भी होते हैं, कुछ को आपको मतलब एक वो चीज़ होती है ना, जैसे अगर किसी भी देनी पड़ती है किसी भी बिजनेस में, जैसे जब कोई जॉब कर रहा होता है ना तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कोई 2 दिन की छुट्टी अप्रूव करता है, कोई 3 दिन की छुट्टी अप्रूव करता है। अब उसमें 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक एम्प्लॉय वो होता है कि यार अगर आप आज मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं 2 दिन की छुट्टी क्यों लूँ। क्या बात। और एक एम्प्लॉय वो होता है कि आज यार ज़्यादा काम है, मेरी 2 छुट्टी बची है, मैं साला छुट्टी मार लेता हूँ। ऐसे लोग भी तो हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय किस लेवल पे है। एक दोस्त की कहानी याद आ रही है। हाँ। वो उसने मुझे परसों यही कहा था। हाँ। कह रहे मेरे महीने की 2 छुट्टी पिछड़ी में कल लो, परसों को नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, वो पॉडकास्ट देखता है। तो एक्चुअली क्या है कार्तिक भाई, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अगर वो 2 छुट्टी लेके अपनी बर्बाद कर दी तो उससे मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक सिचुएशन क्या बन जाएगी, कल के दिन अगर आपको 4 छुट्टी की जरूरत है, क्या भाई 2 तो मिल जाएंगे लेकिन 2 का तो पैसा कट जाएगा ना। लवली, बिल्कुल सही बात। तो आप अगर अपना 100% दे रहे हो तो सामने वाले से भी आप 100% एक्सपेक्ट करो। ये तो बात है।
बहुत बढ़िया बात कही है रोहित जी आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि इसको सुनने के बाद लोगों के मन में कोई डाउट होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेकर। जी। ठीक है, लेकिन एक बात और आती है रोहित जी, थोड़ा सा मैं और ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है, आने वाली चीजों की धंधे में आपको क्या आज भी लगता है कि इंडिया में धंधा बड़ा बनाना, लोग मैं देखता हूँ लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो वो करोड़ वाली बात आ जाती है ना, लोगों को लगता है वो गेम बड़ी डिफरेंट है। वहां तक कैसे पहुंचा जाए? देखो कार्तिक भाई, ऐसा है, मैं बताऊं, एक बहुत सिंपल फंड है, लोगों को ये बात समझ में आए नहीं आए मुझे नहीं पता है। क्या? एक टाइम के बाद ना पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। नाइस। एक टाइम के बाद, ठीक है, जब आप स्कूल में थे, मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, अपने को क्या लगता था, यार 50,000 अगर महीने का मिलने लगे ना तो मौज है, क्योंकि उस टाइम पे हम 10,000 में अपना खर्च चला रहे थे। फिर जब 50,000 मिलने लगता तो अपने को क्या लगता है, यार 1 लाख रुपए आने लगे ना तो और मजा आ जाए। फिर जिस दिन 1 लाख रुपए आने लगता तो क्या लगता है, यार 2 लाख रुपए आने लगे तो मजा आ जाए। ये चलता तो है, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके। उसकी वैल्यू ऐसे खत्म हो जाती है कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो या 15 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। आप मतलब आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन और किस चीज में आप डिफरेंस कितना ही खर्चा कर लेगा, कितना ही खर्चा आप कर लोगे। सही बात। वही चीज है। तो देखो, जो बड़ा बिजनेस होता है ना, वो पैसे के लिए नहीं होता। अगर बड़ा बिजनेस पैसे के लिए होता ना, तो यार अंबानी अदानी ये लोग बिजनेस कर रहे होते, पैसा कमा रहे होते, इनके लिए मतलब इन्होंने इतना पैसा बना रखा होगा, या इनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में इतनी ज्यादा है कि उसको उठा के एक दिन वो बेच देंगे ना, और इनकी 70 पुश्तें पैसा खाएंगी। अगर उसको सही तरीके से केवल इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। बड़ा बिजनेस तब बनता है जब आप कुछ क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हो, जब आप देश के लिए काम करते हो, विजन के साथ काम करते हो। आज रतन टाटा जी सब उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं भाई? ना बंदे की ने शादी की, ना उनके कोई बच्चे, किसके लिए पैसा कमाया था? देश के लिए। किसके लिए उन्होंने इतनी चीजें क्रिएट की थी? देश के लिए। कितनी बड़ी बात। तो बड़ा बिजनेस अगर आपको करना, देखो आपकी जो लिमिट है आपकी पैसा कमाने की, या फिर आपकी हवस की, पैसे की जो हवस होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट को अगर पार करना है ना, तो आपको अपने कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपना सोच के वो काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी कभी देश के लिए काम करना पड़ेगा। और जो लोग देश के लिए जब काम करते हैं ना, या अपने जिले के लिए काम करते हैं, अपने शहर के लिए काम करते हैं, वो लोग बड़ा बिजनेस बना पाते हैं। भाई क्या पड़ी है अदानी को, आज गुजरात में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। क्या बात है। वो सोलर पार्क का आपको लगता है कि जब तक वो बन के तैयार होगा, अदानी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? सही बात है। तो वो क्या उस टाइम पे उससे जो आने वाला पैसा है, उससे क्या वो ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल। उससे केवल देश एंजॉय करेगा। क्या बात। तो बिजनेस जो आपने बताया ना कि लोग 10 करोड़ 50 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर निकलना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जब तक आप अपने बारे में सोचोगे तो नहीं निकल पाओगे। इसलिए क्योंकि आपकी वहां पे जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। उस कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलोगे, इतने देश के लिए सोचोगे, अपने शहर के लिए सोचोगे, तब जाके आप उससे ऊपर उठ पाओगे। आपको पैसे को पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्या बात। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग 50 करोड़ का या 100 करोड़ का धंधा नहीं बना पाते आज की डेट में, या 1000 करोड़ तक नहीं बना पाते, क्योंकि वो पैसों की गेम ही नहीं है। वो पैसों का गेम नहीं है, वो सिर्फ कुछ क्रिएट करने का, कुछ चेंज करने का गेम है। आपकी पैसे की हवस 5 लाख 10 लाख 15 लाख ज्यादा से ज्यादा 50 लाख में पूरी हो जाती है। अगर आप 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, चाहे जितना उड़ा लो, जितनी ऐश कर लो, उससे ज्यादा आप नहीं खर्च कर पाओगे। साल में 10 ट्रिप मार लोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? सही बात भाई, रोलेक्स पहन लोगे, 20,000 का सूट पहन लोगे, 50,000 के जूते पहन लोगे, इससे ज्यादा क्या ही खर्च करोगे? रोज थोड़ी जूते चेंज करोगे। 50,000 के जूते खरीदोगे तो 5 साल चलेंगे भी तो वो। ऐसा थोड़ी कि भाई लोकल शूज हैं कि वो 3 दिन टूट जाएंगे। सही बात। तो अपने ऊपर आप एक लिमिट तक पैसा खर्च कर पाओगे। तो एक समय के बाद पैसे की वैल्यू खत्म, सिर्फ कुछ चीज की, कुछ क्रिएट करने की, अपने देश के लिए कुछ करने की वैल्यू हो जाती है। उस माइंडसेट पे पहुंचो। उस माइंडसेट पे पहुंचना ही बड़ा टफ है, क्योंकि आदमी इतना सेल्फिश है, इतना सेल्फिश है कि उसे लगता है कि मैं साला क्यों करूं देश के लिए, मैं तो अपने परिवार के लिए ही करूंगा ना। सही बात। भाई मुझे, अगर मेरे घर में 7 लोग हैं तो 7 के 7 विधायक होने चाहिए ना, जो भारतीय राजनीति कहती है। मुझे क्या मतलब कि यार प्रधानमंत्री की शादी हुई कि नहीं हुई है, लेकिन मेरे घर के 7 के 7 लोग विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष होने चाहिए ना। क्या बात। तो आपको अपने से निकलना पड़ेगा, तब आप जाके बड़े बन पाओगे। क्या बात है, नाइस। मतलब इससे निकलना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है।
अपने आप को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। सही बात। अपने आप को देश के लिए, अपने आप को शहर के लिए, अपने आप को अपने जिले के लिए, अपने आप को प्रदेश के लिए समर्पित करना बहुत बड़ी बात है। जब आप वो नहीं कर सकते हो तो भाई आप एक लेवल पे पैसा कमाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो, ऐश करो, और वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। वो भी भाई आपने पैसा कमाया अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। हर किसी को हर सब कुछ नहीं मिलता। बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास है, रतन टाटा जी ने देश के लिए कुछ किया तो उनको फैमिली नहीं मिली। सही बात। अंबानी जी ने देश के लिए कुछ किया, उनको हेल्थ नहीं मिली। क्या बात। तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। और अगर उस लेवल पे आपको नहीं भी जाना है तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जरूरी नहीं है भाई। आपको पैसा बांध के थोड़ी लेके जाना है। इन लोगों को पैसा बांध के नहीं ले जाना, सब देश के लिए छोड़ के जाएंगे। क्या बात। तो इसीलिए उस माइंडसेट में अगर आप हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अपने पैसे की हवस को केवल उतना रखो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट से 2 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, 1000 गुना नहीं हो सकती वो चीज। अगर 1000 गुना आप करने पे आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। आप किसी न किसी स्कैम में आ रहे हो। कल पेपर में फोटो भी आएगी। क्या बात। नाइस नाइस। तो रोहित जी एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिजनेस करने के लिए क्या पॉलिटिकल कनेक्शन होना जरूरी है? देखो, प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो बिजनेस मैन को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है। उसका रीजन आप समझो। देखो, हर टाइम पे एक गवर्नमेंट नहीं हो सकती। सीएम चेंज होता रहता है, पीएम चेंज होता रहता है, कभी बीजेपी का आता है, कभी कांग्रेस का आता है, कभी दूसरी पार्टी का आता है। ठीक है। तो देखो, या तो आप वो बिजनेसमैन बन जाओ जिसकी सबके साथ गांठ साठ है कि भाई जिसकी पार्टी मैं तो उसका प्रेमी। ठीक है। या फिर आप उसको अपने बिजनेस से बिल्कुल कट ऑफ कर दो। भाई आप खुद समझो, पहले एक बात आप मेरे को बताओ, आपको पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट बिजनेस में कब है? आपको किसी मंत्री से, किसी अधिकारी को फोन कब कराना है? जब कुछ काम अटक जाए धंधे में। जब कुछ काम अटक जाए या फिर आप कुछ काम गलत कर रहे हो जो आपको सही कराना है। देखो, बिजनेस और पॉलिटिक्स हमेशा कनेक्टेड हैं। उसका रीजन ये है कि पॉलिटिशियन को चाहिए जनता का प्यार, और जनता का प्यार पाने के लिए चाहिए पैसा, जो आता है बिजनेसमैन से। ये बात तो फैक्ट है, लेकिन हर बिजनेसमैन को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी चीज, अब देखो एक बात आती है, अब लोग इस बात पे हो सकता है गालियां भी देंगे, अंधभक्त भी लिखेंगे। अच्छा। मैं बोल रहा हूं, लोग कहते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तक चेंज कर देती है। लोग लिखते हैं, क्यों नहीं करेगी ये बताओ आप। अगर आज आप अपने शहर में, चलो जो बंदा इस बात को लिख रहा है मैं उससे पूछता हूं, तुम आज अगर अपने शहर में जाके 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, क्योंकि जैसे आजकल हर एक ट्रेंड चला दिया मोदी जी ने, इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन यूपी, योगी जी ने ट्रेंड चलाया है। तो अगर आप अपने जिले में जाके 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अधिकारी आपसे आपके साथ बैठे, आपकी समस्याओं को सुने, उनको सॉल्व करे। भाई एक छोटे से शहर में अगर आप 100 करोड़ रुपए लगाने वाले हो और आपको कहीं पर लैंड कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, धारा 80 करने में दिक्कत आ रही है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि सर मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, अपने शहर के लिए करने वाला हूं। सही बात है। तो भाई एसडीएम साहब को आके मुझे जल्दी सुन के मेरे काम जल्दी कराना चाहिए ना पहले। सही बात है। अब यार जो बंदा हजारों करोड़ रुपए लगा रहा है उसकी बात नहीं सुनेगी सरकार। बिल्कुल सुनेगी। और देश के लिए तो लगा रहा है, एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो आदमी ना अपने से हमेशा उसको कंपेयर करना चाहिए। वो तो हजारों करोड़ लगाने के बाद भी इतना हम्बल है, तुम 50 करोड़ में ना हवा में उड़ने लगोगे। 4 गाड़ियां चलेंगी, 4 गाड़ियां आगे पीछे चलेंगी। तो आप ये देखो चीजें क्या होती है। देखो गवर्नमेंट कोई ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट कोई तानाशाही से चलती है। गवर्नमेंट हमेशा डेमोक्रेसी से चलती है। डेमोक्रेसी में सभी लोग आते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं। और एक बात और आप समझो, क्या? अगर बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे ना तो भाई छोटे बिजनेसमैन खत्म हो जाएंगे। क्या बात। अगर आज इंडिया में डीजल पेट्रोल की रिफाइनरी नहीं होती तो कितना बड़ा बिजनेस बना, कितने पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, लेकिन हम किसी से इंपोर्ट कर रहे होते, किसी के सामने भीख मांग रहे होते कि भाई हमें डीजल दे दो, पेट्रोल दे दो, कुछ कर दो। सही बात है। तो बड़े बिजनेसमैन छोटी फैक्ट्रियां खड़ी करते हैं। छोटी फैक्ट्रियां मिडिल क्लास को और मजबूत बनाती हैं। और वहां पे जो लोअर क्लास है हमारा, वो जाके काम करता है जिसके घर में रोटी आती है। क्या बात। तो ये एक पूरी चेन है। उस चेन से आप किसी भी एक आदमी को उखाड़ फेंकोगे ना, पूरी चेन टूट जाएगी। नाइस। हमको टॉप लेवल के बिजनेसमैन भी चाहिए जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं,
उसके नीचे छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी आती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। गुड़गांव में मेरे एक मिलने वाले हैं, उनकी पता किस चीज की फैक्ट्री है, वो नट छीलते हैं, जो नट बोल्ट होता है मारुति सुजुकी में सप्लाई करते हैं, केवल नट बोल्ट छीलने का काम है उनकी फैक्ट्री का, और उनका ईयरली टर्नओवर 9 करोड़ का है। अच्छा जी। अब सोचो अगर वो उतनी बड़ी फैक्ट्री वहां पे नहीं लगी होती तो इनके जैसी 100 छोटी फैक्ट्री कैसे लगती, और उन 100 छोटी फैक्ट्री में 10,000 आदमी कैसे काम कर रहा होता। बड़ी बात। तो इस चेन को आप समझो कि टॉप वाले, बीच वाले, उससे नीचे वाले, उससे नीचे वाले, फिर मजदूर, सबके लिए प्रॉपर एक चेन बनी हुई है। उस चेन को फॉलो करो। अगर आपको ग्रो करना है ना, तो उस चेन के थ्रू आप ऊपर जाओ। क्या बात। और सिर्फ सामने वाले को गाली दे देने से आप सही नहीं हो जाते हो। सही बात है। एक कुछ दिन पहले अब एक आदमी ने डायलॉग मारा था कि इंडिया में केवल वही आदमी चोर नहीं है जिसको मौका नहीं मिला। अगर आपको मौका मिलेगा ना, जितने लोग गालियां लिखते हैं, जितने लोग पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करते हैं कि ये सरकार चोर है, ये सरकार वैसी है, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखो कि आप उस जगह पहुंच के क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को 10 मिनट के लिए वहां रख के सोच भी लोगे ना, तो आप पागल हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या बात है रोहित जी, आपने पूरे बिजनेस की सारी चीज़ें A to Z क्लियर कर दी, और मुझे लगता है कि जब पूरी पॉडकास्ट कोई आदमी देखेगा ना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज जो बात हुई है ना, पूरी रो एंड अनफिल्टर्ड हुई है एक्चुअली। बिल्कुल। देखो, बिजनेस की बातें हमेशा अनफिल्टर्ड होती हैं। बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन एक वो कड़ी है सरकार की, ठीक है, कि जो पर्दे के पीछे भी रहता है, पर्दे के आगे भी रहता है। वेरी ट्रू। और वही आपको एक सस्टेनेबल समाज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। अगर व्यापार नहीं होगा तो आप समझो, आप पहाड़ चढ़ के जाते हो, पहाड़ चढ़ के जाते हो, भूख लगती है ना, बिल्कुल लगती है, और वहां पे 100 रुपए की मैगी मिलती है, 100 रुपए भी देते हो ना। बिल्कुल देते। वो जो मैगी बना रहा होता है वो भी तो एक बिजनेसमैन है ना। बिल्कुल है। अगर वो बिजनेसमैन नहीं होगा तो आप वहां पे 1000 रुपए भी दोगे तो कोई मैगी देने वाला नहीं होगा। वेरी ट्रू। इसलिए बिजनेसमैन एक ऐसी चीज है कि जिसकी जितनी रिस्पेक्ट की जाए उतनी कम है। क्या? और जो इंसान, जो अधिकारी, मैं बोल रहा हूं, बिजनेसमैन की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, मेरे पास उसके लिए सोल्यूशन है। मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, वो एक छोटी सी फैक्ट्री डाल के चलाए 10 साल। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं चला पाएगा, कभी भी नहीं। और जिस दिन इंसान वो कर लेगा ना, उस दिन उसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और केवल यही एक चीज है जो बिजनेसमैन को पीछे घसीटती है, कि उसको कहीं पर इज्जत नहीं मिलती है। उसको गालियां मिलती है हमेशा। उसको हमेशा गाली मिलती आज है। अडानी जी को देखो, लोग गाली देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के मतलब सेकंड पोजीशन पे गए, इलोन मस्क के दूसरे नंबर पे है, बिल्कुल आए, और पूरा देश खिलाफ है। इससे बड़ी बात देश खिलाफ क्यों है? देश खिलाफ इसलिए क्योंकि देश को जलन है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है। दैट्स द मेन थिंग। और जलन, और जो कमेंट कर रहा है ना यार, उसके यहाँ नौकरी करने के लायक भी नहीं हो तुम। बिल्कुल सही। और तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम कमेंट भी कर रहे हो कि अदानी चोर है, अंबानी चोर है, और ये है वो है। अरे बेहूदी बात है। सो रोहित जी, अभी मैं पॉडकास्ट यहाँ पे एंड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ 21 लाइनर क्वेश्चंस। ठीक ये है, मेरा राउंड है। ठीक है। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको एक लाइन में जवाब देना है। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा कुछ 1 नहीं। लाइन। आर यू रेडी? रेडी। चलो जी। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, फियर या लैक ऑफ नॉलेज? लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। जॉब छोड़ने का राइट टाइम क्या होता है? जॉब छोड़ने का कोई राइट टाइम नहीं होता। जिस दिन आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, छोड़ दो। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम माइंडसेट क्या होना चाहिए? मिनिमम माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको कुछ क्रिएट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जिस दिन आप इस बात पे सोचने पे आ जाओगे ना, आपका दिमाग खुद ना खुद बिजनेस की तरफ चलने लगेगा। ठीक है। 10,000 से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है या मिथ है? बिजनेस तो यार देखो, वैसे तो बिना पैसे से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसमें पैसा लगता है। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम रियल हेल्प करती है, सिर्फ पेपर पे? रियल हेल्प उनकी करती है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। Nice. आपका पहला बिजनेस फेल हुआ था या सक्सेसफुल हुआ था? 4-5 पहले फेल हुए, तो उसके बाद सक्सेस की शुरुआत हुई थी। एक बिगिनर को कौन सा बिजनेस अवॉइड करना चाहिए? एक बिगिनर को वो बिजनेस अवॉइड करना चाहिए जिसको लग रहा है, जिसमें उसको लग रहा है कि बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, हाँ। क्या लवली। सबसे फास्ट पैसा किस टाइप के बिजनेस में आता है जल्दी? जिसमें कैश काउंटर होता है, मतलब जिसमें आपका सामान नगद बिकता है। लवली। नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, स्किल? दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज्यादा स्किल। ठीक है। मिडिल क्लास को लोन लेना चाहिए या बूट स्ट्रैप करना चाहिए? लोन लेना चाहिए। ठीक है। आपने 8 बिजनेस कैसे मैनेज किए, सिस्टम से या टीम से? टीम से। ठीक है। प्रॉफिट से पहले फोकस सेल्स पे होना चाहिए या ब्रांडिंग पे? प्रॉफिट से पहले किसी भी चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। पहला फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे होना चाहिए। क्या बात है।
एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बनने सॉरी एक कामयाब बिजनेसमैन की डेली हैबिट क्या होती है? डेली हैबिट होती है अपनी टीम से बात करना। लवली। रिस्क लेना जरूरी है या कैलकुलेटेड रिस्क ही इनफ है? रिस्क आपको तब लेना है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब इस पोजीशन में आपने रिस्क लेके कुछ बनाया है तब आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ठीक है। गांव से बिजनेस स्टार्ट करना इजी है या शहर से? बहुत इजी, सबसे ज्यादा इजी बिजनेस स्टार्ट करना गांव से, क्योंकि वहां पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है और आपके पास लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है। 4 क्वेश्चन बचे हैं रोहित जी हमारे। आज के टाइम में कौन सा बिजनेस एवरग्रीन है? खाने पीने का। ठीक है। फेल होने के बाद वापस कैसे खड़े होते हैं? फेल होने के बाद वापस वैसे ही खड़े होते हैं जब आप क्रिकेट में आउट हो जाते हो और आपको लगता है कि एक बार मुझे बैटिंग और मिल जाए तो जो मैं अपनी गलती थी वो सुधार लवली, लूंगा। क्या बात, नाइस आंसर। सोशल मीडिया बिजनेस के लिए जरूरी है या ऑप्शनल है? सोशल मीडिया बिजनेस के लिए अब इतना जरूरी हो गया है कि आप उसको ऑप्शन में रख ही नहीं सकते हो। क्या बात है। एक मिडिल क्लास इंसान को पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए और उसको अपने आप से खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। ठीक है। अगर आज सब कुछ चला जाए तो कल से क्या स्टार्ट करोगे आप? आज सब कुछ अगर मेरा चला जाएगा तो मेरे पास जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है खाने पीने का काम का, मैं वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसके लिए लोग हमेशा खड़े रहते हैं। आहा, क्या बात। सो रोहित जी, ये था हमारा वन लाइनर राउंड, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। अब मैं आपके साथ करने वाला हूं दिस ओर दैट राउंड। ओके। दोनों में से एक चूज करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वन लाइन कुछ नहीं। ठीक। ठीक है, तैयार हो आप? हाँ। ठीक है। जॉब इज इक्वल टू स्टेबिलिटी या जॉब इज इक्वल टू बिगेस्ट ट्रैप? स्टेबिलिटी। ठीक है। डिग्री इंपॉर्टेंट या स्किल ही सब कुछ है? स्किल ही सब कुछ है। गवर्नमेंट हेल्प करेगी या खुद ही सब करना पड़ेगा? खुद ही सब करना पड़ेगा। पैशन फॉलो करो या पैसा फॉलो करो? पैसा। रिस्क लो या सेफ गेम खेलो? सेफ गेम। रिच माइंडसेट या रिच बैकग्राउंड? रिच माइंडसेट। ठीक है। लोन लेके ग्रो करो या बिना लोन स्लो ग्रो करो? लोन लेके ग्रो करो। ठीक है। एक बिजनेस पे फोकस या मल्टीपल बिजनेस ट्राई करो? मल्टीपल बिजनेस ट्राई करो। ठीक है। जुगाड़ से ग्रोथ या सिस्टम से ग्रोथ? जुगाड़ से। ठीक है। हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। नेटवर्क बनाओ या प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ? प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है। मेट्रो सिटीज बेस्ट है स्मॉल सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी? स्मॉल सिटीज में। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट अर्ली या पहले एक्सपीरियंस लो? पहले बिजनेस स्टार्ट करो, उसी से एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है। जल्दी पैसा या सस्टेनेबल पैसा? सस्टेनेबल पैसा। ठीक है। टीम पे डिपेंड या खुद सब कंट्रोल में रखो? खुद कंट्रोल पे रखो। ठीक है। सोशल मीडिया ग्रोथ या ग्राउंड रियलिटी बिजनेस? ग्राउंड रियलिटी बिजनेस। ब्रांडिंग पे खर्चा या डायरेक्ट सेल्स पे फोकस? डायरेक्ट सेल पे फोकस। ठीक है। फेल फास्ट या सेफ प्ले? सेफ प्ले। ठीक है। फैमिली सपोर्ट जरूरी है या सेल्फ मेड होना ज्यादा बेटर है? फैमिली सपोर्ट इज मच बेटर। लवली। रिस्पेक्ट जॉब में ज्यादा या बिजनेस में? जिसमें ईमानदारी से काम करो। क्या बात है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन दिस और डैट के, और आपने बिना पोज लिए जो आंसर दिए हैं, मजा आ गया रोहित जी। थैंक यू। लेकिन यहां भी हम एंड नहीं करेंगे। अब आ चुका है मेरा सबसे फेवरेट राउंड। ओके। और पूरी अक्खी पब्लिक को पता है क्या होने वाला है। हाँ। ठीक है। सो रोहित जी, मैंने एक चीज भी सुनी है कि आपका मूवी देखने का भी बड़ा शौक है। Yes. तो ये राउंड भी आपके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक Nice. है। ठीक है। तो आपके लिए हमने राउंड निकाला है कोच वुड। ओके। ठीक है। इस राउंड के अंदर मैं कुछ कोचेस के नाम लूंगा जिनको आप भी जानते हो बड़े अच्छे से। हाँ। आपको ये बताना है इनकी पर्सनैलिटी किस बॉलीवुड के एक्टर से मिलती है। ठीक है। शायद वो मूवी का कैरेक्टर भी हो सकता है या एक्टर भी हो सकता है, कुछ ठीक भी। है, ठीक है। या शायद वो बिजनेसमैन भी है, कोई भी हो सकता है वो। Okay. ठीक है। आर यू रेडी? यस। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम दीपक वाधवा जी। दीपक वाधवा। कादर खान। है जी? कादर खान। अच्छा, मुझे कुछ क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ कादर खान। रहा। लवली। अभिषेक कर। अभिषेक कर। नाना पाटेकर। नाइस। भूपेंद्र सिंह राठौर जी, कोच बीएसआर। उनको मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ तो कोई नहीं, देख के क्या माइंड में आता है? देख के उनको माइंड बाकी तो हम बता दें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नो कमेंट। मुझे मिलना है उनसे अगली पॉडकास्ट। ठीक है। चलिए, विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा। राजपाल यादव। दीपक बैसला। दीपक बैसला। दीपक बैसला के लिए एक कैरेक्टर है। क्या बात। अब आएगा मजा खेल में, अभी नहीं आया, अब आएगा। हाँ जी। तो वो जो कैरेक्टर है, हाँ तो बेझिझक, कोई बात नहीं। हाँ बेझिझक तो मैं बता ही रहा हूँ। तो मैं मूवी का नाम याद कर रहा हूँ कि वो मूवी का नाम क्या था। एक दो सीन बता दो, मैं बता दूंगा। वही मैं सोच रहा हूँ। कौन सा बता।
क्योंकि अपना आपने इतना इंटरेस्टिंग नाम लिया है दीपक वत्सला कि उनके लिए कई सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनको एक कैरेक्टर में उतारना थोड़ा सा टफ है। एक जो आपको लगता है सबसे ज्यादा मिलता जुलता कैरेक्टर? सबसे ज़्यादा मिलता जुलता कैरेक्टर उनका लिए जो है, क्या बताऊँ, बड़ा टफ मतलब बाकी नाम में टफ नहीं, बाकी नाम में टफ नहीं है, उनके नाम में थोड़ा सा टफ है कि किस कैरेक्टर में वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठेंगे। अच्छा। कार्तिक आर्यन। ही इज मैरिड, ही इज मैरिड। तो कई मूवीज में कार्तिक आर्यन की भी शादी हो गई है, उसमें क्या है। नो कमेंट। आगे चलते हैं हम। हाँ। ठीक है, नेहा गुप्ता जी। नेहा गुप्ता जी का कैरेक्टर अगर मैं बोलूं तो एक अभी मैंने मेडिकल ड्रीम्स देखी है, एक सीरीज आई है यूट्यूब पे। अच्छा। गर्लियापा का जो है स्टूडियो उनकी, तो उस पे एक लड़की है, उसका उनसे कैरेक्टर बहुत मिलता जुलता है, चश्मा लगाती, मुझे उनका शायद रचना नाम है उसका कैरेक्टर में, तो उस कैरेक्टर पे लोग देखेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनको मिलेगी। ठीक है, अगला नाम हम चलता है रोहित जी। हाँ, मेरा ही बताइए आप, कार्तिक धीमान। कार्तिक धीमान। थोड़ी इज्जत रख लेना। अब तो उसके लिए मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा। कुछ भी यार, जो माइंड में आ रहा है, इतना क्या जो सोचना। माइंड में आ रहा है। कार्तिक धीमान। आज पहली बार पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, फुलो अपना ही नाम। मुझे भी लग रहा है कि जो है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे कैरेक्टर में आपको उतारूं जो आपकी पर्सनालिटी से थैंक यू बिल्कुल मैच करता हो। थैंक यू इन एडवांस। और ऐसा कैरेक्टर मेरे माइंड में है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कैरेक्टर है वो। हाँ, माइंड में है। मैंने ऐसा कैरेक्टर देखा हुआ है। इस पे अभी एक सीरीज आई थी रिसेंटली, इसको स्किप कर देते हैं। गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसको स्किप करते में, बेस्ट ही रहे। हाँ, चलिए अगले नाम की तरफ चलता। अखिल गुप्ता जी। अखिल गुप्ता का कैरेक्टर मिलता जुलता है। एक मूवी आई थी 8:40 की लास्ट लोकल, तो उसमें जो अभय देओल का कैरेक्टर था ना, वो उनके कैरेक्टर से काफी मिलता जुलता है। जुगाड़ू। नाइस 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 नाइस। संजय कथूरिया जी। संजय कथूरिया का कैरेक्टर जो है एक अनिल कपूर ने एक मूवी में रोल किया है, नाइट मैनेजर में जो अनिल कपूर का रोल है वो संजय कथूरिया जी से काफ़ी मिलता जुलता है। क्या ही बात, क्या कैरेक्टर निकाला। हाँ, शहरी। यार क्या मूवी है बेटा। हाँ, वो बहुत अच्छे सीरीज, मैं देखूंगा दोबारा। लास्ट नाम। हाँ। सोनू शर्मा के लिए एक कैरेक्टर, एक मूवी आई थी अभी, सनफ्लावर सोसाइटी का नाम था, तो उसके नाम पे एक सीरीज बनी हुई थी, तो उस पे एक कैरेक्टर प्ले किया था ये जो कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, वैसा कुछ सोनू शर्मा जी का मुझे कैरेक्टर लगता है कि वो अपने आप में थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं या फिर अपने आप में ही ज़्यादा रहते हैं। नाइस। वैसे मैं ये एंड करने वाला था कोच वुड, लेकिन एक नाम मेरे पता नहीं क्यों माइंड में आ गया। हाँ। मैं क्या पूछ ही लेते लगे यार। हाँ। राहुल शर्मा जी का जो कैरेक्टर है वो मैच करता है धर्म संकट में डाला आपने मुझे। उनका कैरेक्टर मैच करता है एनिमल मूवी में जो रणवीर कपूर के जीजा जी का रोल है उनसे थोड़ा मुझे लगता है मैच करता है, क्योंकि वो भी अपनी दुनिया में रहते थे, ये भी अपनी दुनिया में भाई। लाइफ में मैंने अपने एडिटर को कभी नहीं कहा कि मैं क्या कुछ चीजें ब्लर या कट कर ये थोड़ा समा लाइफ में पहली बार बाजी, इतनी पॉडकास्ट में कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने आज तक एडिटर को नहीं कहा बट मुझे लगता है आज कहना।
बस फोटो हटा देना नहीं। सो रोहित जी बड़ा मजा आया पूरी पॉडकास्ट के अंदर। आई होप बिल्कुल। आपने भी बड़ा एंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया मैंने जो है। तो पॉडकास्ट को गाइस यहाँ एंड करता हूँ और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा और थोड़ी मौज मस्ती में हमारे पार्ट भी आप बने होंगे। और हमारा मेन मोटिव ये होता है कि चाहे फनी चीजों के माध्यम से आपको गेस्ट के साथ और ज्यादा इंगेज कराना, क्योंकि हम सब लोग है ना एक गेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, उनसे बिजनेस की बातें जानते हैं, लेकिन कमाल की बात है हम उनकी दूसरी साइड नहीं देख पाते। ठीक है, तो हमारा मोटिव ये होता है पॉडकास्ट के अंदर हम दूसरी साइड भी उनकी देखें। और बिजनेस की आज जो रोहित जी ने डेप्थ नॉलेज दी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि मैं रोहित जी के साथ एक और पॉडकास्ट करूं तो मुझे इस पॉडकास्ट के नीचे कम से कम 2000 कमेंट तो चाहिए कि पार्ट 2 की। अगर आपकी 2000 कमेंट आ गई, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इतने लोग करें, एक ही आदमी भी कर सकता है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है 2000 कमेंट अगर पार्ट 2 की आ जाती है हम रोहित जी को दोबारा बुलाएंगे। सर रेडी हो आप? बिल्कुल एकदम, आप जब बुलाओगे बंदा अपना शरीर लेके हाजिर हो जाएगा। क्या बात है, और मन भी लेके आना है। सो बिल्कुल। गाइस यही पॉडकास्ट को एंड करता है। आई होप आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। अपनी फीडबैक जो है वो मुझे शेयर करना कमेंट के अंदर। एंड सी यू इन दी